सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे और कल हमने बातचीत की थी। एक टेबल में कह रही थी पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, फिर जो बचा हुआ टॉपिक है। अपीलीय अधिकार पढ़ लिया था, समझा दिया था, तुमने नहीं पढ़ा था, मैंने समझाया था। एक शब्द था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक शब्द था समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक में कौन से मामले आते हैं जो सिर्फ कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्टिकल 226 और 32, जिस दोनों के तहत ये क्या जारी कर पाता है? रिट्स। और ये दिखाता है कि दोनों का अधिकार बराबर है। लेकिन कुछ चीज़ों में अधिकार सिर्फ किसका है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले जिनमें कौन कौन? केंद्र और राज्य। राज्य की लड़ाई, केंद्र शासित प्रदेश राज्य की लड़ाई, कई राज्य एक तरफ केंद्र अलग। ऐसे मामले क्या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? ये सिर्फ किस में जाते हैं? हाँ, इसके बाद बताया था अपील कर सकते हैं। कैसी अपील? पहली या अंतिम? पहली का तो हमारा हक ही नहीं है, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। हम पहली अपील कर सकते हैं अगर मामला किससे? आर्टिकल 32, हाँ, मौलिक अधिकार। वैसे ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल मामलों में नहीं देखता। अब ज़मीनी विवाद थोड़ी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर कोई मामला किससे जुड़ा हुआ हो? संविधान की व्याख्या से, तो आप यहाँ ले जा सकते हैं। नॉर्मल ज़मीनी विवाद या कोई इस तरह के विवाद, मर्डर का या ऐसा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। ये कहेगा हाई कोर्ट ने फैसला ठीक ही किया होगा, अदरवाइज तो हर आदमी उठ के कहाँ चल पड़ेगा। तो ये कहता है मेरे पास अंतिम अपील सिर्फ तब लेकर आना अगर मामला किसकी व्याख्या से जुड़ा हो, या संविधान या तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। मेरे पास ये छुटपुट मामले कि जी इस हाई कोर्ट से हम खुश नहीं हैं, ऐसे मामले ये कितने सुनेगा? आपकी आबादी 100 करोड़ प्लस के लोग हैं ना जो समझदार हैं। चलो मान लें 20-30 करोड़ लोगों में अकल नहीं है, लेकिन फिर भी 100 करोड़ लोगों में कितनों की लड़ाइयाँ होती होंगी। हर कोई चाहेगा मेरा मामला कहाँ चला जाए। तो ये सबकी अपील नहीं सुनेगा। ये अंतिम अपील सिर्फ तब सुनेगा अगर कोई मामला या तो संविधान की व्याख्या से या किससे? मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो। और कोशिश करते हैं कि मौलिक अधिकारों के मामले भी पहले छोटा कोर्ट ही देख ले, क्योंकि अगर हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा आर्टिकल 32 उठा के, तो भी तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज यही देखते रह जाएंगे। जज कितने बैठे हैं यहाँ? फिर कितनी सरकारें आपस में लड़ती होंगी, कितने मामले। ये इतने फालतू थोड़ी ना जो राज्यों के और डिस्ट्रिक्ट के और गांव के मामले भी देखेंगे। इन्होंने कह दिया अंतिम अपील कर लो, लेकिन अपील हम तब देखेंगे आपकी जब आपका मामला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वरना ज़रूरत नहीं है हमें देखने की। चलो एक बार उठा के इसको मेन चीज़ें पढ़ते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तुम इसके सुप्रीम कोर्ट के CJI के नाम देख लो। हाँ, वो पेज नंबर लास्ट 149, बीच का भी टॉपिक रह गया, सारा पढ़ेंगे। 149 पे आ जाओ। टेबल दिया हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। पहला टिक कर लो, हरीलाल J कानिया। तुम सब अच्छी तरह जानते हो ये आदमी पहले फेडरल कोर्ट का चौथा और अंतिम न्यायाधीश था और हमारा पहला। ये बने हैं 26 जनवरी 1950, ऑब्लिक कर लो 28 जनवरी, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया ना, ये 28 जनवरी को आया था 1950। पर इसकी बिल्डिंग कब बनी थी? 1958। क्या नाम था उस आदमी का? हाँ, गणेशी लाल करके, देवलाली करके नाम था उनका। भीकाजी कामा वाले नाम पे था ना उनका नाम। ये टिक करना। 1950 से 51 में ये हट गए। सबके नाम तुम याद नहीं कर सकते, ना ही करने, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दूं। इसके बाद इसमें टिक कर लो। इस लाइन में तो कुछ खास नहीं है, सारे बड़े जज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले पेज पे आओ, पहला टिक कर लो M हिदायतुल्लाह। सबको पता है ये बहुत बड़े आदमी हैं। M का मतलब क्या है यहाँ? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब ध्यान से सुन और समझ लो, आता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज सुन लो। हिदायतुल्लाह भारत का एक ऐसा आदमी है जो दो बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने इसीलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बने तब भारत का राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था। ये मरने वाला कौन था?
और इस्तीफा देने वाला उस टाइम पे फिर भारत भाई वीरान कैसे छोड़ें, तो इनको कह दिया सर आप संभाल लीजिए, ये तब आ गए। फिर बाद में आगे जाके ना ये उपराष्ट्रपति बन गए। तो जब ये उपराष्ट्रपति बने तो तुम्हारे राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई और वो अमेरिका चले गए इलाज कराने, जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तब जैल सिंह जी क्योंकि इलाज कराने चले गए तो फिर इनको ये उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का काम करना पड़ा। तब ये कैसे राष्ट्रपति बने? कार्यवाहक। यहाँ भी कार्यवाहक ही बने थे, लेकिन यहाँ तब आए थे जब राष्ट्रपति मर गया और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ इसीलिए आए क्योंकि उस टाइम ये क्या थे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालनी पड़ेगी। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये टिक कर लो। एम हिदायतुल्लाह, यहाँ लिख लो इसके ऊपर। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, वीवी गिरी का इस्तीफा। ठीक है, एक बार तो तब बने और दूसरी बार कब बने? जब ये उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति इलाज कराने बाहर गए थे। लिख लो यहाँ। सेकेंड टाइम किसके टाइम? ज्ञानी जैल सिंह। तो जाकिर हुसैन मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया तब बने, और फिर ज्ञानी जैल सिंह बीमारी का इलाज कराने अमेरिका गए तब बने। जब ज्ञानी जैल सिंह के टाइम तब ये क्या थे, और जब जाकिर हुसैन के टाइम तब सीजेआई थे। तो सीजेआई देखो 68 से 70 के बीच में थे, और वो कब मरे थे जिनकी हम बात कर रहे हैं? 19, हाँ। पहला राष्ट्रपति था 50 से 62, दूसरा 62 से 67, तीसरा 67 से 69। देखो उस बीच में ये तुम्हें सीजेआई दिख रहे हैं। 69 में तो मरे थे वो, फिर उसके 2 महीने बाद काम किया वीवी गिरी ने, और 1 महीने बाद काम किया एम हिदायतुल्लाह। ये 69 की बात है, लिख लो यहाँ 1969। और दोबारा काम किया था 19, हाँ कब बने थे बताना? वो बने थे आप ये लगा लो, वो 82 से 87 के बीच में थे। उस दौर में 82 में वो बीमार हुए थे जब वो अमेरिका गए, तब बने थे ये। इसके बाद आओ 13वें नंबर पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम लिखा है एम सीकरी। ये इंडिया में पहला चीफ जस्टिस है जो सीधे बार काउंसिल से वहाँ पहुँच गए। लिखो ये बात यहाँ, लिखो फर्स्ट सीजेआई जो सीधे बार काउंसिल से आए थे। फर्स्ट सीजेआई जो बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट गए। कौन था ऐसा पहला? सीकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें नंबर पर सीकरी। इसके बाद 14 टिक करो, एन रे। कल ही पढ़ा था तुमने, रे और बेग ये बनने नहीं थे, ये किसकी कृपा से बने? इंदिरा गांधी। ये टिक कर लो रे। 73, 77, 77, 78 यहाँ लिख लो। क्या लिखोगे? क्या नहीं थे ये जूनियर थे दोनों, इनसे सीनियर रहेगा और ये बन गए। लिख लो यहाँ जूनियर बने, दोनों जूनियर थे ये। एक 3रे नंबर का था, एक 5वें नंबर का, और दोनों बन गए। एन रे और एच बेग जूनियर होकर भी सीजेआई बने। किसका टाइम पीरियड था? इंदिरा गांधी का। अगला टिक करना, वाई वी चंद्रचूड़, इन्हीं का बेटा अब बनेगा। कौन से नंबर का? 50वां। यहाँ लिख लो ये 50th सीजेआई इन्हीं का बेटा होगा। डी वाई, इनका नाम क्या था? वाई वी ना, वाई वी चंद्रचूड़। ये साउथ इंडियन में बहुत लंबा लिखते हैं, तो इसने लिखा डी वाई चंद्रचूड़। इनका तरीका पता है नाम लिखने का? अपना नाम, पीछे पिताजी का, दादा का नाम। तो इस तरह से इसके पिताजी का नाम वाई चंद्रचूड़ था और उन्होंने अपने पिताजी का नाम पीछे लगाया, तो ये बन गया डी वाई। जैसे ये बेटा था, ये पिताजी, फिर जब इसका बेटा हुआ तो उसने अपना नाम और अपने पिताजी का नाम रखा, दादा का नाम छोड़ दिया। जो इसका बेटा होगा वो सी डी बना लेगा, कुछ भी बना लेगा अपना नाम, पिता का नाम पीछे आएगा। ये टिक कर लो, यहीं लिख लो 50वें सीजेआई इन्हीं के बेटे, वाई वी चंद्रचूड़ का बेटा, जिसका नाम क्या है? डी वाई। वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं इस टाइम पर। फर्स्ट कौन है? यू ललित, जो बन जाएंगे अब अगस्त में। चलो, चंद्रचूड़ की एक खास बात क्या थी पहले वाले की? लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर था इनका। लिख लो यहाँ, सबसे लंबा कार्यकाल। इस जितना कार्यकाल आज तक किसी ने नहीं देखा। सब क्या था?
DY चंद्रचूड़। अब बनेगा वो इसी साल अगस्त में, तो ये बनेगा 28 के आसपास, वो नवंबर के आसपास बनेगा, 2-2.5 महीने बाद। यहाँ लिख लो 50वें CJI इन्हीं के बेटे रहेंगे, और ये जो चंद्रचूड़ पुराने वाले हैं सबसे लंबा टेन्योर है इनका। अगले पे आ जाओ, PN भगवती, बहुत बड़ा नाम। PN भगवती क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्होंने, जो ये लोग एक्टिव होते हैं ना पॉलिटिक्स को लेकर, जो PLI और ये PIL और ये सब डाल देते हैं, जनहित याचिका, इनके कारण है ये सब। यहाँ लिख लो, लिखो जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये एक तरह के एक्टिविस्ट बन गए थे न्याय के क्षेत्र में, इन्होंने बहुत काम किया। इन्हीं के कारण ये जनहित याचिका, या लोग थोड़े इंटरेस्ट लेने लग गए, भाई जनता का हित किस में है, कहीं कोई किसी का शोषण तो नहीं कर रहा, इस तरह की बातें। जुडिशियल एक्टिविज्म के जनक कौन कहलाते हैं आपके? PN भगवती। और सीकरी की खासियत क्या थी? ये बार कौंसिल से आए थे, बार कौंसिल सीधे सुप्रीम कोर्ट। सबसे लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़, जिसका बेटा कौन है अब? DY, जो अब बन जाएंगे, इनके पिताजी रहे हैं। अगला देखो, PN भगवती जुडिशियल एक्टिविज्म लिख लेना। RS पाठक, ये कहाँ गए थे? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लिख लो RS पाठक। आज तक 4 तुम्हारे जज गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। यहाँ जाने वाला इंडियन चीफ जस्टिस था ये। RS पाठक के पास लिख लो CJI तो लिखा ही है, लिखो ICJ में जाने वाले। CJI तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RS पाठक। RS पाठक, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे इनको तैयार नहीं करके जाते। वो पूछ लेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म किस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देन है? क्या नाम था इनका? PN भगवती। वो कहेंगे सीकरी की क्या खासियत है? बार कौंसिल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर, जिसका जो कौन से नंबर पे थे? 16वें। इनका बेटा बनेगा 50वां। ऐसा कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में भी था, ये भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और एक्टिंग भी रहा? हिदायतुल्लाह। चलो आगे देखना। अब ICJ तुमने लिख लिया इनके बारे में। इसके बाद आ जाओ 22वें नंबर पे लिखा है KN सिंह। क्या खासियत है? सबसे छोटा कार्यकाल, नज़र डालो इसके कार्यकाल पे। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991, ये कितने महीने का हो गया? ये 17 दिन निकले। नवंबर का एंड है, देखो 25 नवंबर तो खत्म तो होने वाला नवंबर, और दिसंबर में कितने में हट गया? 12। यहाँ लिख लो शॉर्टेस्ट टेन्योर 17 दिन। 17 दिन का भी क्या बनाया, पर बनाया तो CJI कहलाया। 17 दिन शॉर्टेस्ट टर्म। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म किसका था? YV चंद्रचूड़। और शॉर्टेस्ट टर्म किसका है? KN सिंह का। अगला नाम पढ़ना, किसी का नाम लग रहा है तुम्हें? ये MH कानिया। MH कानिया कौन नाम था? ये हरिलाल J कानिया। ये उसका भतीजा है, बेटा नहीं है ये उसका भतीजा है, उसके भाई का बेटा है। कानिया से पहचान लो, बाप बेटा तो अब चंद्रचूड़ वाला बनेगा, ये भतीजा है कानिया। यहाँ लिख लो फर्स्ट CJI, उन्हीं की फैमिली के हैं ये भी, ये उसका भतीजा, यानी इसके चाचा या ताऊ रहे होंगे वो, कानिया। ठीक है, इसके बाद तो कोई ख़ास ऐसा अलग नहीं है। प्रेजेंट में कौन है? हाँ, बोबड़े का नाम लिखा है, ये हट गए, लिख लो यहाँ NV रमन्ना। कौन से नंबर के हैं? 48th, लिख लो 48th NV रमन्ना। अगस्त 2022 में रिटायर हो जाएंगे। अब जुलाई चल पड़ा ना, तो लगा लो जुलाई, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अगस्त, 1.5 महीने बाद ये हट जाएंगे। NV रमन्ना। आज क्या है? आज 1 तारीख है। अच्छा, हाँ, कल 30 थी ना, ठीक है। तो एक ये लगा लो 1.5 महीना रह गया, फिर नया पढ़ेंगे अब, लेकिन 1.5 महीने तक यही रहेंगे। NV रमन्ना के पास लिख लो 49th बनेंगे UU ललित, 49th और 50th UU ललित। और यहाँ कौन बनेगा?
किसका बेटा ये, जिसके पिताजी कौन से नंबर के थे और जिन्होंने कितना टेन्योर देखा? हाँ, इनका एक बार चंद्रचूड़ के सन भी देख लो, क्योंकि इसका बेटा आने वाला है। 16 नंबर पे दोबारा नज़र डालो, 78 से 85, यानी इंदिरा गांधी के टाइम के बाद से, और जब तक इनका डेथ नहीं हुई, 277 के बाद पीएम बदले थे ना तुम्हारे, कौन बना था? एक मोरारजी, एक चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा, और इंदिरा का मर्डर और राजीव आ गया, तब तक ये रहे। ये टिक कर लो, चंद्रचूड़ 78 से 85, और 49th यू ललित तुमने लिख लिया होगा, फिर 50वें DY चंद्रचूड़ बनेंगे। टेबल समझ में आ गया सबको? लॉन्गेस्ट टेन्योर चंद्रचूड़ का, 50वां बेटा जो नंबर पे CGI बनेगा वो भी इसी का, 48th अब हट चुके, 49th बनेंगे, हट चुके इन द सेंस हट जाएंगे, NV रमन्ना, और 49th बनेगा यू ललित। अब बाप बेटे की जोड़ी तो पहली बनेगी, लेकिन चाचा भतीजा पहले भी आ चुके। पहले वाला कानिया के ही भाई का बेटा आया था। RS पाठक कहाँ तक जाने वाला आदमी है? हाँ, इनका ही, ये इनके खानदान में भी कई बड़े बड़े जो थे वो जज बने थे। चलो, इस टेबल के बाद अब तुम आओ वापस जहाँ से हम पढ़ रहे थे। जितना मुझे याद है तुमने पेज नंबर 141 पढ़ा था, तू भी पढ़ लिया था? अच्छा हाँ, महाभियोग पढ़ लिया था, बेंच पढ़ी थी ना। राष्ट्रपति को सलाह देनी हो तो कितने की बेंच, और वैसे कोई बात हो तो, और सबसे बड़ी बेंच, हाँ, सबसे छोटी बेंच 3 की, लेकिन अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो 1+4, और सबसे बड़ी बेंच बनी है 13 1973 में। तो 3 से 13 तक का सफ़र है। राष्ट्रपति के लिए हमेशा 5 आदमी तैयार। ये देखो, पेज नंबर 143 से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना, इसको टिक कर लो, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। आपके यहाँ सबसे बड़ी ताकत किस कोर्ट के पास है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्ट उसकी बराबरी कर लेगा, एकीकृत है ये। आगे पढ़ना, इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। है न्यायालय, लेकिन वो सब भी किसके अंडर काम करते हैं? सुप्रीम। क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी है कि वो एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे में ट्रांसफ़र कर दे? इसका मतलब वो हेड ऑफ द फैमिली है। क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट से अपने पास मामला मंगवा सकती है? क्या हाई कोर्ट अपनी मर्जी से मामले ले और दे सकते हैं? क्या हाई कोर्ट अपने नीचे काम करने वाले अधीनस्थ के मामले ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। क्या अधीनस्थ के मामले अपने पास मंगवा सकते हैं? नहीं। ये पावर सिर्फ किसके हाथ में है? इसलिए कहा कि आपने बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट पे, पर ये सब जवाबदेही किसके प्रति है? हाँ, उससे अलग नहीं चल सकते। ये पढ़ के देखो आगे। तो भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। ये समझने का पेज है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है न्यायपालिका में। अगला पॉइंट पढ़ो। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, टिक कर लो, पिरामिड जैसी, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबसे नीचे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय। साइड में एक ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, इसमें सबसे पहले ऊपर देखो सुप्रीम कोर्ट लिखा है। कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक। फेडरल कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट बन गया, लेकिन फेडरल कोर्ट के खिलाफ लंदन था, इसके खिलाफ कुछ नहीं है। अगला टिक करना, उच्च न्यायालय। राज्य में कितने हैं वर्तमान में? 25। और इसके नीचे आते हैं जिला और सत्र, सेशन और डिस्ट्रिक्ट। जज भी होते हैं ना ये। सेशन जज क्या देखते हैं? क्रिमिनल, और डिस्ट्रिक्ट वाले नॉर्मल, दीवानी वाले। अगला है फास्ट ट्रैक न्यायालय। अभी तुमने देखा जो ये हिंदू मुस्लिम दंगे के सारे सर्कमस्टांसेस बन गए। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? उदयपुर। पता है ना तुम्हें उदयपुर में क्या गड़बड़? अब उदयपुर में मामला क्या कह रहे हैं कि इसको किस कोर्ट में लेके जाओ? फास्ट ट्रैक। ये क्या होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट? जो कोर्ट किसी स्पेशल टारगेट के लिए बना दिया जाए, या फास्ट ट्रैक का टारगेट होता है किसी मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करना। ये ऐसे नहीं है, अब मान लो ये मामला गया नॉर्मल कोर्ट में, पहले तो ये मामला किस कोर्ट में जाएगा? फौजदारी या दीवानी? भाई मर्डर का मामला है, कहाँ जाएगा? फौजदारी। अगर ये ज़िले के स्तर पे जाता है तो कौन सा जज सुनेगा इसको? इसको सेशन जज। फिर वो कहेगा भाई सबूत लाओ, आसपास के सीसीटीवी कैमरे, ये केस चलता रहेगा। अगर ये नॉर्मल ज़िले के फौजदारी इसमें देखा या सेशन जज ने देखा,
तो ये कई साल पकड़ेगा। और मान लो कई साल बाद उसने कह दिया कि ठीक है इन्होंने गलत किया, इनको फांसी मिलनी चाहिए, तो जानते हो छोटे कोर्ट की फांसी को पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। कौन से कोर्ट से? अब जिन्होंने ये मर्डर किया इनके पीछे और भी तो ताकतें होंगी ना बहुत सारी, ये लोग अकेले काम तो करता नहीं कोई आदमी। अब इनके पीछे जो लोग हैं, बहुत बड़ी पावर किसी के पास अगर है तो वो कहेगा हम इसको नहीं मानते, और हम कहाँ अपील डालेंगे? हाई कोर्ट। फिर वहाँ चलेगा 10-20 साल मामला, ये मामला पता भी नहीं चलेगा कब दब जाएगा, 2-4 दिन उछलेगा फिर ये गायब। ये सब मामले इसी तरह दबा दिए जाते हैं। कौन से मामले जल्दी चलते हैं? फास्ट ट्रैक वाले, इसीलिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं, पर इसमें केस कम जाते हैं। अगला देखो नीचे लिखा है न्याय पंचायत, ये गांव में होती है, इसमें किसी वकील और जज की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के सरपंच और थोड़े जो मौजूदा इस तरह के लोग होते हैं इंटेलिजेंट टाइप के, वो क्या ये किसी को फांसी और इस तरह की सजा दे सकते हैं? ये किसी पे ज़्यादा जुर्माना भी नहीं लगा सकते, छोटे लेवल के केसेस हैं। हाँ जी। मोबाइल कोर्ट जो मूवेबल होता है, जहाँ ज़रूरत, भाई मान ले हरियाणा में मान लो एक ज़िले में ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, मेवात में, इमेजिन कर लो अब मेवात में लगातार क्राइम है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई भी अब डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में मान लो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कहेगा जिस एक एरिया में गड़बड़ हो रही है ना वहाँ पे मोबाइल कोर्ट बना दो। मोबाइल कोर्ट का फ़ायदा होता है हाई कोर्ट की नॉलेज में होता है, कुछ जजेस को वहाँ भेजेगा, वो एक दिन डिसाइड करें वेडनेसडे को यहाँ एक बेंच जाएगी 5 जजेस की, और तुरंत में सारे मामले सुन के निपटा देंगे। मोबाइल का मतलब मूवेबल कोर्ट जो होता है, ये छोटे एरियाज में ज़्यादातर बनाए थे जहाँ दिक्कतें हैं, आवाजाही नहीं है। चलो देखो फटाफट से इसमें पहला, भारत का सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तुम्हें समझनी है एक एक। पहला देखना, इसके सभी फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। क्या ये कंपलसरी है? मैंने आपको बताया था कि जितने जज हैं, जितने वकील हैं, वो सदा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो? मामले। अभी ऐसे में कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अगर विचाराधीन है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या डिसीजन लिया ये हर वकील देखता है, वो पढ़ के रखता है, क्योंकि जब उसके सामने कुछ वैसा सा ही कोई मामला आएगा तो वो इसके बारे में बात करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में उस सन में ये वाला मामला आया था जिसमें जज साहब ने ये जजमेंट की, उसके बिहाफ पे मैं ये जजमेंट करता हूँ। तो ये लोग जो होते हैं ना, सारे मामले जितने विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के, इसको लगातार नोटिस में रखते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं। जो इसने फैसला दिया उसको सारे कोर्ट, कौन से कोर्ट या जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या जितने कोर्ट हैं, इन सबको मानना है। और फिर वैसे ही मामले में जब ये अपना विचारधारा देंगे ना कि भाई हमने ये वहाँ से उठा के दिया है, ये उससे जोड़ के, तो फिर इसको माना जाएगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट में ये बात थी, इनकी ये बात चल जाएगी। इसलिए सबको इस पर नज़र रखनी पड़ती है। तो सभी फैसले सब अदालतों को मानने हैं। अगला, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। कौन कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट में किसकी नज़र में होती होगी ये बात? भाई इनके पूरे परिवार का मुखिया कौन है? सीजेआई के नीचे कितने सारे जजेस काम करते हैं, सोच के देखो। ये प्लस 33, ये तो अकेले कहाँ के हैं? कितने हाई कोर्ट हैं? हर हाई कोर्ट में 1 + 30, 40, 50, 60, 70, 100 ऐसे होते होंगे ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? कितने? 160, जो मान्यता है कि भाई इतने जज हो सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे अगर 80 हैं, कहीं 90 हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 75 हैं, ये सारे जजेस का मुखिया कौन है? इसकी मर्जी चलती है, एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है, सारे काम ये इनिशिएट करेगा। भेजने का काम वैसे नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उस सबको सजेशन देने वाला आदमी कौन है? इसको थोड़ी ना मतलब है कौन कहाँ बैठा है, ये नज़र रखता है कहाँ कौन क्या काम कर रहा है। ये टिक कर लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यहाँ लिख लो सीजेआई शुरुआत करता है, और इसके लिए आर्टिकल भी लिख लो 222, अनुच्छेद 222, सीजेआई इनिशिएट करता है, सीजेआई शुरुआत करता है। अपनी मर्जी नहीं होती कि मैं जाके कहीं बैठ जाऊं। अनुच्छेद 222 222, तो पूछेंगे सीजेआई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, कथन सही है या गलत है? बिल्कुल। किस आर्टिकल में? अगला देखो, ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भी मंगवा सकता है। कौन सी अदालत का? हाँ लिख लो यहाँ हाई कोर्ट। इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बैठा है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के ऊपर बैठा है, हाई कोर्ट के मामले मंगवा लेगा।
यानी ये ट्रांसफ़र भी कर सकता है मामले को और अपने पास भी मंगवा सकता है। अगला, ये किसी एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भी भिजवा सकता है। तो ये तो सबका मुखिया हो गया, एक का हाई कोर्ट का मामला दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का अपने पास। यानी सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई हर मामले पे नज़र रखता होगा मोटी मोटी, तभी तो ये ट्रांसफ़र करता होगा। ये ट्रांसफ़र भी कर सकता है केसेस को एक से दूसरे में और अपने पास भी मंगवा सकता है। इन सब के पीछे नाम किसका दिखता है हमें? क्योंकि जिनके ट्रांसफ़र होंगे उनको लेटर मिलेगा ना। लेटर किसके ऑफिस से जाएगा? राष्ट्रपति। वो शपथ जाके कहाँ लेंगे? राज्यपाल। लेकिन इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है? सीजेआई। इसकी मर्जी से इसकी फैमिली इधर से उधर जाएगी। अगला पॉइंट देखो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसकी ताकत कम है बजाय सीजेआई के। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अपील करते हैं लोग अगर दुखी हों छोटे कोर्ट में। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या रिट सुप्रीम कोर्ट का भी है? कौन सा अधिकार है? समवर्ती, प्रारंभिक, क्षेत्राधिकार, दोनों में जा सकता है मामला, समवर्ती है। रिट ऊपर भी जाएंगी। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अगर किसी राज्य में कोई भी मामला आता है ये देख सकता है। कौन देख सकता है? हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट मर्जी से अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या हाई कोर्ट मामले बदल सकते हैं? अपना मामला सीजेआई को दे सकते हैं? सीजेआई मंगवाएगा तो मामला जाएगा, सीजेआई चाहेगा तो ट्रांसफ़र होगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। अगला टिक कर लो, अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। इसके नीचे जितनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट के नीचे कितने कोर्ट होते होंगे? एक इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाई कोर्ट चंडीगढ़ का ले लेते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट कौन कौन से मामले देखता होगा? पूरे मामले हरियाणा के, पूरे मामले पंजाब के और पूरे मामले चंडीगढ़ के। हाई कोर्ट एक है, मामले कितने देख रहा है? 3। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? पंजाब में भी काफ़ी सारे ज़िले होंगे। चंडीगढ़ तो चलो हम मान लें आबादी कम है, 10 लाख, तो इतने केस नहीं होंगे। यहाँ की आबादी करोड़ों में, यहाँ की आबादी करोड़ों में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगा भाई, ज़िला न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अब सोचो सारे ज़िलों के मामले हाई कोर्ट में अगर जा सकते हैं तो ये क्या इनको बदलवा सकता है हाई कोर्ट वाला? क्या हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो एक इलाके, एक डिस्ट्रिक्ट के मामले को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। ध्यान रखने के बाद नहीं भेज सकता। क्या ये यहाँ के मामले को अपने पास मंगवा सकता है? अपने पास मंगवा सकता है अगर मामला इसको लगे भाई बड़ा, कोई बड़ा मुकदमा या इस तरह की चीज़ है। अदरवाइज़ ये पावर इतनी रखता है बस कि अपने अपने ज़िलों के काम करो। किसी को दिक्कत हो, किसी को समझ में ना आ रहा हो मामला और मुझे लगे भाई इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने पास मंगवा लेगा। लेकिन ट्रांसफ़र की पावर इसके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में थी? वो डिस्ट्रिक्ट के नहीं ट्रांसफ़र करता, वो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करता था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर सोनीपत का मामला है तो सोनीपत में ही चलेगा, अगर गड़बड़ हुई तो हाई कोर्ट में जाएगा। सोनीपत का मामला पानीपत नहीं जाएगा। चलो पढ़ के देखो आगे। क्षेत्राधिकार में ये हो गया। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण भी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन भी और नियंत्रण भी। जिला अदालत पढ़ लो, जिला तो बहुत छोटी हो गई। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई, और निचली अदालतें जो होती हैं इनकी भी सुनवाई। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला भी देती है, जो मर्डर या इस तरह के मामले इन पर। अगर फांसी की सज़ा कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना दे तो क्या उसको परमिशन लेनी पड़ती है? मामला किसकी नॉलेज में जाता है? हाई कोर्ट। वो अटेम्प्ट उसके ऊपर स्टैंप लगाता है तो फांसी होगी, वरना फांसी नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ लो। अधीनस्थ अदालतें फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती हैं। दीवानी होते हैं सिविल और फौजदारी होते हैं क्राइम वाले। अब नीचे आ जाओ। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां और कार्य। 3 तुम्हें अच्छी तरह पता है। पहला शब्द क्या लिखा है? दूसरा लिखा है अपीलीय और तीसरा लिखा है परामर्श। बताओ कौन सी अपील सुनता है, पहली या अंतिम? और किसको परामर्श देता है ये? सुप्रीम कोर्ट देगा, राष्ट्रपति। जबरदस्ती परामर्श देगा या मांगने पर? क्या परामर्श देने से मना भी कर सकता है? 2 कंडीशन हैं। आर्टिकल 143, अगर मामला अब का है, मान लीजिए 2022 में किसी मामले पर आपकी सरकार को, और सरकार के बिहाफ पे किसको? राष्ट्रपति को सलाह चाहिए। किससे? सीजेआई।
सीजीआई कितने जजेस के साथ इकट्ठा होगा? ये कंडीशन है ना, 5 होने चाहिए सलाह में। ये पांचों राष्ट्रपति कहेगा भाई मुझे सलाह चाहिए। अगर मामला 2022 का है, सुप्रीम कोर्ट का ये दल मना कर देगा, सर हम नहीं दे सकते इस पे कोई सलाह। अगर मामला संविधान के प्रश्न का है तो मना नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर मामला 1950 से पहले का है, जिसमें हमारे देश ने किसी के साथ कोई संधि, कोई समझौता या कोई इस तरह का कामकाज किया हो जिसका असर आज पड़ने लगा हो हम पर, तो फिर राष्ट्रपति कहेगा कि सर मुझे आपसे सलाह चाहिए, और ये सलाह देगा, क्योंकि मामला आज का नहीं है, मामला कब का है? 50 से पहले। 50 से पहले किताब तो थी ही नहीं, हम कहाँ से पढ़े, हमें क्या पता क्या करना है। आप लोगों को अकल है, आप सलाह दो। यानी 50 से पुराने मामलों में सलाह देनी पड़ेगी, चाहे मन करे या ना करे। आज के मामले को मना भी कर सकता है, वैसे मना करते नहीं, ये इज्जत की बात है कि कोई हमसे सलाह लेने आया। हाँ, सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति की मर्जी है सलाह को माने या ना माने। ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको सलाह दी थी ये काम मत करो, आपने क्यों किया। भाई तेरा काम सलाह देने का था, मर्जी मेरी चलेगी। सलाह भी दो तरह की है, अगर पुराने मामले हैं तो सलाह देनी ही पड़ेगी, और नए मामले हैं तो सलाह देने से मना भी कर सकता है, तो दोनों की बराबरी है इसमें। देखो आगे 3 तरह के मामले हो गए ये। अगले पेज पर आ जाओ, 144 पर। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण इसे व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं भी हो सकती है या नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगता है कि केरल में कुछ गड़बड़ चल रही है और हमें कोई मामले देखने के लिए वहां जाना पड़ेगा, तो क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदमी कहीं भी जा सकता है, इसका कार्यक्षेत्र पूरा देश है। क्या कोई हाई कोर्ट उठ के दिल्ली में आ सकता है कि मैं यहाँ काम करूँगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पूरा देश आता है, हर यूटी, हर स्टेट। ये क्या कह रहे हैं देखो, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण इससे व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके बाद अमेरिका वाले क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे नहीं आएंगे, अगला पॉइंट छोड़ दो, तीसरा पॉइंट टिक करना। भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत के राज्य क्षेत्र में, तुम जानते हो राज्य क्षेत्र का मतलब होता है पूरा भारत, पूरा भारत, क्षेत्र मतलब में किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, इसको छोड़ दो अमेरिका को, कोई भी किसी भी हाई कोर्ट से अपील यहाँ डाली जा सकती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी शक्ति प्राप्त है, जो अमेरिका के न्यायालय को नहीं है। भारत के विपरीत ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। हम सब जानते हैं ब्रिटेन में 2 हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक का नाम क्या है? लॉर्ड्स। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुनवाई कहाँ की जा सकती है? इनकी राज्यसभा मान लो, हमारी ये इनकी लोकसभा, हमने इनसे चीट की है। कॉमन आदमी मतलब आम आदमी, आम आदमी को हम कहते हैं लोग, तो लोकसभा। इनकी लॉर्ड्स और हमारी राज्यसभा में अंतर है। हमारी राज्यसभा को जुडिशरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके मामले, जो ब्रिटेन है ना, इनके मामले अगर जुडिशरी से सॉल्व नहीं होते तो अंतिम अपील कहाँ की जाती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो मैं याद है जब ये भारत पे राज करते थे, इनके नाम के आगे क्या लिखा होता था? लॉर्ड, लॉर्ड लिखते थे ना। बहुत सारे लोग तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही रिटायर होके और हमारे देश में लॉर्ड्स बन के काम कर रहे थे। इनके यहाँ ये मान लो, जैसे तुम्हारा फेडरल कोर्ट था ना, जिसके खिलाफ सुनवाई कहाँ थी? प्रीवी काउंसिल। ऐसे इनकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कहाँ हो सकती है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये टिक कर लो। भारत के विपरीत ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ का अंतिम अपीलीय न्यायालय। हमारा अंतिम क्या है? हमने किसी एमपी का रास्ता नहीं बना रखा, लेकिन मैंने आपको बताया था धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम एमपी को पीछे से कहाँ भेजते जा रहे हैं? कोर्ट में, जो गलत है। कोर्ट से हम कहाँ भेजते जा रहे हैं? राज्यसभा, जो गलत है, क्योंकि वो दोनों एक हो गए ना तो फिर गड़बड़ में आ जाएगी बात। नीचे देखो, मूल क्षेत्राधिकार, आरंभिक अधिकारिता, इसमें कौन से मामले आएंगे? 2 लड़ पड़े, स्टेट स्टेट स्टेट, यूटी 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 किसी बात पे, तो फिर दिक्कत होगी। पहला पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता से आशय कुछ ऐसे क्षेत्र या विषय जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ टिक कर लो कि अकेला सुप्रीम कोर्ट देखेगा इनको।
किसी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को नहीं। अगले पॉइंट पे आना, पैराग्राफ काम का ये, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख आर्टिकल 131, डबल टिक कर लो, 131 में लिखा है कौन से मामले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। पहला पॉइंट पढ़ना, क, भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ हो कोई विवाद, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मान लो आज के टाइम में पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। और भारत सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो क्या विवाद होना संभव है? बिल्कुल। क्या हरियाणा और इसमें दिल्ली में, इसमें केंद्र सरकार में विवाद है संभव? यूपी में और केंद्र में भी नहीं। क्यों? एक सरकार है, वो वहां से प्रेशर डालेंगे, काम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ऑपोजिशन में तो कहाँ जाएंगे? पढ़ के देखो। तो भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ कोई विवाद। दूसरा, केंद्र और किन्हीं राज्यों, दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच कोई उत्पन्न विवाद, जैसे मान लो चंडीगढ़ के साथ दो अलग राज्य सरकार लड़ पड़े, वो यूटी है और दो सरकारें अलग, तब दिक्कत है। नेक्स्ट पढ़ना, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विषय पर राजनीतिक विवाद नहीं हो। अगर कोई संविधान से जुड़ी बात है जिस पे लड़ रहे हैं तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, ये टिक कर लो। तीन बातें हमें समझनी है। पहला कौन सा विवाद जाएगा? केंद्र और राज्य। दूसरा, राज्य राज्य या कई राज्य और यूटी। मामला कौन सा होना चाहिए, राजनीतिक या संवैधानिक? संविधान में व्याख्या करने की दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नीचे देखो, समवर्ती, जो दोनों जगह चला जाए, कहाँ कहाँ? हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आर्टिकल 32 और 226 है, पढ़ के देखो। कॉन्करेंट समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय एक ऐसे विषय से संबंधित सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेंशन कर लो। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ये प्रारंभिक हैं क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलता है, लेकिन समवर्ती हैं। अगर हम चाहें तो हाई कोर्ट भी चले जाएं। क्या राज्य चाहे राज्य से लड़के कि मैं हाई कोर्ट चला जाऊं तो चलेगा? वो एक राज्य मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब और हरियाणा किसी बात पे लड़ पड़े तो मामला कहाँ जाएगा? अगर ये दोनों चाहें तो क्या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मामला जा सकता है? नहीं। मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये राज्य राज्य की लड़ाई हो रही है। अगर मामला हो एक यूटी का, जैसे दिल्ली एक यूटी हो गया और इससे लड़ पड़े हरियाणा, यहाँ बीजेपी की सरकार, यहाँ आपकी, ये मामला कहाँ जाएगा? हाँ, यानी दो राज्य लड़े, राज्य यूटी लड़े तो मामले सिर्फ कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का मामला है आपके और मेरे, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाएं। कोई हरियाणा का आदमी है तो उसको पास क्या पड़ेगा? अगर वो सोनीपत में रहता है तो दिल्ली पास पड़ती है 60 किलोमीटर, और अगर वो चंडीगढ़ जाएगा हाई कोर्ट में तो ये बनेगा 200 किलोमीटर प्लस। अब बताओ कौन सा जाना पास रहेगा? अब वो दिल्ली जाना पसंद करेगा क्योंकि दिल्ली में भी वही बात है और वहाँ भी। लेकिन ये मामला किससे संबंधित हो? मौलिक अधिकार। किसी की भैंस किसी ने चोरी कर ली और कहे चंडीगढ़ कौन जाए, मैं तो यहीं चला जाता हूँ, तो कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनेगा। मामला सिर्फ किससे संबंधित हो? मौलिक अधिकार। ये समवर्ती है, दोनों में चलेगा बराबरी पर। टिक कर लो ये। आर्टिकल 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अधिकारिता, ये सीधी सी बात है। थर्ड लास्ट लाइन टिक करना, सुप्रीम कोर्ट इस प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण। इंग्लिश में पांचों टिक कर लो, बहुत बार आती हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो और सर्शरी। लिखते हैं सर्शियोरेरी, बोलते हैं सर्शरी। फॉर दिस पर्पज। अपीलिए पे आ जाओ, बताओ कौन सी अपील सुनता है ये? अंतिम, स्टार्टिंग के मामले नहीं देखेगा ये। फटाफट से टिक करना। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 132 के तहत अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के तहत? 132। अगले पेज पे फटाफट से टिक कर लो। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च और अंतिम भी लिख लो, सबसे ऊंचा तो है ही, अंतिम भी है, अपीलीय न्यायालय है, जो फौजदारी मामले भी देखता है, दीवानी मामले भी देखता है और संवैधानिक मामलों पर
सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन से मामले देखेगा ये? 3 तरह के मामले होते हैं, दीवानी, फौजदारी, मौलिक अधिकार। ये तीनों मामले देख सकता है, सबसे पहले या अंत में? अंत में। कौन से में पहले भी जा सकते हैं? हाँ, लेकिन प्रेफरेंस देते हैं लोग कि हाई कोर्ट में चले जाएं। अगला देखो, इसके मामले डिवाइड कर दिए। पहला टिक करना, संवैधानिक मामलों में अपील। इसमें फटाफट से पढ़ लो, तीसरी लाइन पढ़ो। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल मामला, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, टिक कर लो इसको, हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन कब? पढ़ो, यदि उस राज्य का हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित प्रश्न, क्या कोई जमीनी विवाद को लेकर वहां तक जाएगा? मामला किससे संबंधित हो? संविधान। भाई ये संविधान में वर्णित है, मेरे इस हक का मुझे लगता है कि एक्सप्लॉइट किया किसी ने, और हाई कोर्ट कह रहा है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मेरा मामला, क्योंकि ये किससे संबंधित है? तुम्हारे मौलिक अधिकार, तब जाएगा। दीवानी टिक कर लो, दीवानी मामले। इसमें कुछ खास है नहीं तुम्हारे पढ़ने का, पेपर में आने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, सिर्फ समझने का टॉपिक है। सेकेंड लास्ट लाइन टिक करना, क्योंकि वो रिट्स की है, वो पूछ सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति, आर्टिकल 226, कौन सा है 226? हाई कोर्ट। ये संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का भी मामला था, टिक करना। 226 के अधीन हाई कोर्ट में रिट दायर करता है, जो सिविल प्रक्रिया कहलाती है। आपराधिक या फौजदारी या दांडिक पे आ जाओ। क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी को फांसी की सजा मिलने के बाद कोई उपचार है? मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं आर्टिकल 72 में। बाकी मर्सी पिटीशन किसी की माफ होती नहीं है, कोई इक्का दुक्का है जिसको राष्ट्रपति माफ करता है। इसके ये टिक कर लो, आपराधिक, फौजदारी या दांडिक मामलों में अपील। इसकी लास्ट लाइन तुम्हारे काम की है। मृत्युदंड के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर फांसी हो गई तो चाहे मामला जमीनी विवाद का हो या मर्डर का, कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कौन से मामले सीधे नहीं जा सकते? जमीनी विवाद और ये सारे, ये कैसे जाते हैं? अपील से। मान लो हाई कोर्ट या किसी छोटे कोर्ट ने कह दिया कि भाई फांसी दी जाएगी, तो क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल। हाई कोर्ट की दी फांसी भी कहाँ चैलेंज की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। फांसी इकलौती है जिसमें मौलिक अधिकार ना हो, तब भी चैलेंज कर सकते हैं। 146 पे आ जाओ, सेकेंड पॉइंट टिक कर लो। कल मैंने आपको बताया था ये जो अपनी फौज है, क्या इनके मामले भी जाते हैं क्या? फौज की क्या होती है? अपनी विशेष अदालत। ये विशेष अदालत सीधे क्या कर देती हैं? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल ये करती हैं सीधे, और इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है क्या? क्या वो इनके काम को देख सकता है? नहीं, इनके काम बिल्कुल अलग है, इनकी सजा का प्रावधान भी अलग है। देखो जरा इसमें सेकंड पॉइंट टिक कर लो। उच्चतम न्यायालय सैनिक न्यायालयों की किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति नहीं दे सकता। यहाँ लिख लो, विशेष अदालतें, इनके अपने नियम हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार क्या सिपाहियों के और हमारे बराबर होते हैं? किसी का मन करे मुझे ग्रुप डी की नौकरी छोड़नी है, मुझे क्लर्क नहीं बनना, मुझे पुलिस में नहीं रहना, तो क्या उसको किसी को बताना पड़ेगा कि मुझे नौकरी छोड़नी है, या मर्जी से छोड़ सकता है? क्या फौज की नौकरी छोड़ सकते हैं? इन 3 नौकरियों में से भाग नहीं सकते, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अगर इनमें से कोई भाग गया ना, तो ये मान लो पुलिस उसको फिर बहुत परेशान करेगी। और पुलिस कौन? ये फौज। मान लीजिए कोई अपने आर्मी की ट्रेनिंग करके 8 साल नौकरी करके और उसने बिना किसी को बताए कोई इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं होता। एक खास बात, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है 15 साल, इससे पहले इस्तीफा आप दे ही नहीं पाओगे। 15 साल के बाद कुछ कंडीशंस के बाद आप VRS ले सकते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। लेकिन अगर आपको लगता है 4 साल बाद कि मुझे जाना है, मुझे नौकरी नहीं करनी, और आप बिना किसी को बताए अपना भाग गए वहाँ से, तो वो लोग आपको ढूंढेंगे। आपका एड्रेस तो हो गई, मान लो आप घर भी नहीं गए, आप कहीं और भाग गए, वो 4-4, 6-6 महीने में बार बार कौन आए, तो वो आपके लोकल एरिया की जो पुलिस है ना, इसको आपके सारे कागज़ पत्र देके कहेंगे हमें ये आदमी चाहिए, और ये आपके एरिया में ही कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। लोकल पुलिस से लगातार कांटेक्ट रखेंगे,
और कोई आदमी कितना ही कुछ कर ले, कभी ना कभी तो घर जाएगा ना। घर जाएगा तो किसकी नज़र में है वो? कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। और जब वो पकड़ा जाएगा ना, तो फिर उसकी पेशी नॉर्मल अदालत में नहीं होगी, उसकी पेशी किस में होगी? आर्मी की अदालत में, वो जो विशेष कोर्ट हैं। फिर वहाँ उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। उन्हें जितनी सज़ा ठीक लगेगी उतनी देंगे वो। और वो अगर उसे लगता है कि मेरे साथ गलत किया, मुझे गलत सज़ा मिली, तो क्या उसके पास कोई कोर्ट जाने का रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इनकी अदालतें कैसी होती हैं? इनकी अदालत के मामलों की कोई सुनवाई नहीं है। उस एक के सामने मान लीजिए 4 आदमी बैठते हैं बड़े रैंक के, ये सारी बातें जानेंगे, पूछेंगे, फिर ये सज़ा देंगे। भाई 3 महीने इसको, इनकी जेल हमारी जेल जैसी नहीं होती, इनकी जेल अलग होती हैं। इनकी जेल अपने वहीं होती है, उसी में बंद रखते हैं। और ये इसलिए पकड़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये 4-6 साल ट्रेनिंग करके जो भाग गया आदमी, कहीं आतंकवादियों से जाके मिल गया हो, क्योंकि इनको सारे ठिकाने पता हो जाते हैं। इसीलिए इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। और एक एक चीज़ जो फौज ने, सरकार ने दी है ना, चाहे वो पिस्तौल है, गोलियां हैं, बेल्ट है, या जो भी सामान, वो सब वापस लेगी। और फिर उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी। अगर अदालत को लगता है इसने कोई जुर्म किया, ये किसी गड़बड़ में था, तो ये लंबी सज़ा भी दे सकती है। तो कोर्ट मार्शल के खिलाफ कोई आदमी बाहर किसी अदालत में अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। इस मामले में ये कैसी अदालतें कहलाती हैं? विशेष। इनके यहाँ सिर्फ इनकी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। जल्दी से इसका लास्ट पॉइंट कर लो, परामर्श वाला। हमने सेकंड पॉइंट टिक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट सैनिक न्यायालयों के विरुद्ध क्या अनुमति दे सकता है सुनने की? नहीं। क्या लिखा तुमने यहाँ? क्या होगा इनका? कोर्ट मार्शल। लिख लो यहाँ, कोर्ट मार्शल। इनकी सजा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना बोलेगा ना करेगा, ये इनकी अपनी मर्जी, इनको जो ठीक लगे वो करें। लास्ट आ जाओ, तीसरा काम है परामर्श देने का। किसको परामर्श देंगे ये? सरकार को। सरकार को बिना मांगे परामर्श देंगे या मांगने पर? सरकार परामर्श लेने किसको भेजेगी? राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल? 143। पहला पॉइंट टिक करना। संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण काम राष्ट्रपति को परामर्श देना निर्धारित किया गया है। ये लिखित में है कि आप परामर्श दे देना। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख आर्टिकल 143 में है। नेक्स्ट पॉइंट, 143 के अनुसार राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में परामर्श लेता है। पहला, यदि राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो कि सार्वजनिक महत्व, जिसमें हम सबका फायदा है, टिक कर लो, सार्वजनिक महत्व, आगे पढ़ो, कि किसी मामले में विधिक प्रश्न निहित है, अर्थात विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। मतलब सबके भले से संबंधित। हमें याद है बेरूबारी विवाद हुआ था, ये किसका नुकसान कर सकता था? बेरूबारी किसका? वहाँ के लोकल लोगों का। क्योंकि बार बार क्या होते थे यहाँ, तो ये प्रश्न किसी एक आदमी का था या सार्वजनिक हित का था? इसलिए राष्ट्रपति ने किससे सलाह मांगी थी? सीजेआई से। इसीलिए अगला पॉइंट देखो, ऐसे मामले जो संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधि, यानी 50 से पहले की बात, और करारों से उत्पन्न हुए हों, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। किताब बनने से पहले के मामलों में क्या राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है? और ऐसे मामले में क्या करेगा वो? सलाह मना करेगा या देनी ही पड़ेगी? भाई किताब नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे क्या पता क्या करना है। इसलिए राष्ट्रपति कहेगा आपको हमें सलाह देनी पड़ेगी। ये टिक कर लो। उपयुक्त मामलों में पहले प्रकार के मामले परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मना कर दे, नहीं देता परामर्श, अर्थात वो इनकार भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले, दूसरा कौन सा था? संविधान, किताब से पहले का मामला है जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आपको काम करना पड़ेगा। हाँ जी, संधि, ये क्या होते हैं भाई? तुमने इसके साथ यहाँ बैठी हो, तुम कल तुम नहीं आई, तुमने इससे कहा यार जिस दिन मैं ना आऊँ, लेट आऊँ, मेरी सीट तू रोक लेना, जिस दिन तू नहीं आएगी मैं रोक लूँगी, ठीक है? अब कोई तीसरा आया और बोला मैं यहाँ बैठूंगा, तो तुम क्या कहोगी कि भाई उस लड़की की सीट है ये, तुमने इससे संधि कर रखी है, समझौता कर रखा है। हाँ, डील कह लो, डील कह लो, आजकल शब्द बदल गए हैं ना, संधि, समझौते। चलो पढ़ो आगे। तो पहले मामले में इनकार कर सकते हैं क्या? किस में इनकार नहीं कर सकते? जब वो किताब नहीं थी। भाई किताब नहीं तो हमें क्या पता क्या करना है, ये टिक कर लो। दूसरे में, हाँ, दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है।
साथ ही राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे ये जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति मानता है बात। क्यों मानता है? क्योंकि राष्ट्रपति तो हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो, उसने संविधान पढ़ा ही ना हो। जिनसे सलाह मांग रहा है वो लोग बेवकूफ हैं या पढ़े लिखे हैं? वो संविधान के ज्ञाता हैं, कितने सालों से वो जुडिशरी को पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी बात मानना फायदेमंद चीज है। नेक्स्ट देख लो, इसमें लास्ट लाइन कर लो बस। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार किससे लिया गया है? कनाडा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, परामर्श देने का अधिकार जो है आपने कनाडा से सीखा। चलो ये 2-4 चीजें रह गई हैं, ये फिर करा दूंगी। हाँ जी।